Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे. Today we are going to discuss our second lecture and it is related to the basics of electronics. तो इस लेक्चर के अंदर हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जांपल व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स and what are the components and what are the materials as well as the major part of them. So inshallah this course is basic electronics PHR 3 to 3 BS Foods Software and BS Software and Engineering, second semester Spring 2021. So here is the course outline. First of all, we will discuss about the what is electronics. तो सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स होती क्या है. इसके बारे में बात करेंगे. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कि कौन कौन से मेजर पार्ट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक सोर्सेज, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स. उस हवाले से हम बात करेंगे. देन वी विल डिस्कस अबाउट द करंट नीड ऑफ द सोसाइटी एंड वैक्यूम टेक्नोलॉजी एंड सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी एंड देयर एवोल्यूशन. किस तरह से सोसाइटी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है वो टेक्नोलॉजी जो है रेवोल्यूशन आ रही है उसके बारे में पढ़ेंगे. Then we will discuss about some concluding remarks and some topics for the upcoming lecture. So ये हमारे कोर्स का हिस्सा होगा जी. So what is electronics? Electronics is the branch of science that deals with the three parameters: generation, flow and control of electrons. तो आप देख सकते हैं अगर हम समझना चाहें कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है तो इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर आप कंट्रोल करते हैं, जनरेट करते हैं, फ्लो करवाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को. It is called the electronics. According to the second definition of the electronics, the study of their behavior and effect in vacuum, gases, semiconductor, and with devices such using such electrons. तो ये दूसरा पैरामीटर है कि जिसके अंदर आप इलेक्ट्रॉन्स को उनके बिहेवियर को स्टडी करते हैं और उनके इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं वैक्यूम, गैसेस, सेमीकंडक्टर्स and devices by using the electrons. As you can see here, this is the most simplest circuit that we have here. आपके पास एक बैटरी है और एक रजिस्टर है. तो बैटरी का यहाँ पे क्या काम है? इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करना. So this is basically the generation. So this is the three step here: generation, flow and control of electrons. So you can see here, this is the first step जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या करवाते हैं? जनरेट करवा रहे हैं. फिर ये जो ब्लैक लाइंस नजर आ रही हैं एक्चुअली दिस इज दी रिकमेंडेड पाथ फॉर द इलेक्ट्रॉन, जिसे आप इसका गाइडेड पाथ कह सकते हैं. और इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स के कारण फ्लो करते हैं. सो दिस इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. और इलेक्ट्रॉन को कम रखना है, ज़्यादा रखना है, तो ये आपके पास कौन काम करता है? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स काम करते हैं. तो हेयर इज दी रेजिस्टर है. तो रेजिस्टर का करंट की मौजूदगी को कम भी कर सकता है, ज़्यादा भी कर सकता है. तो उस हवाले से आपके पास यहाँ पे रेजिस्टर जो है एज अ कंट्रोल करंट कंट्रोलिंग पैरामीटर के तौर पे यूज़ किया जाएगा. तो उस वाले से हमारे पास अगर देखा जाए तो बैटरी के ज़रिए से इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, वायर के ज़रिए से फ्लो हो रहे हैं और रजिस्टर के ज़रिए से कंट्रोल हो रहे हैं. तो एक्चुअली सच टाइप ऑफ द स्टडी इन विच वी जनरेट, फ्लो एंड कंट्रोल द इलेक्ट्रॉन्स by using materials or some other kind of components, it's called the electronics. तो उस वाले से हम इसको इलेक्ट्रॉनिक्स कह सकते हैं. आइए थोड़ी सी डिटेल में जाने के लिए हम देखते हैं. अगर हम सारी चीज़ों को कंक्लूड करें तो इलेक्ट्रॉनिक एक्चुअली स्टैंड फॉर द GFC. व्हाट इज स्टैंड फॉर द G स्टैंड फॉर द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. So F, what is F stand for? F is basically stand for the flow of electrons, and the C stand for the control of electrons. So as we have here in this diagram, in this circuit, आपके पास इलेक्ट्रॉन जनरेट भी हो रहे हैं, फ्लो भी हो रहे हैं और कंट्रोल भी किए जा रहे हैं. तो इस वजह से हम इसको क्या करते हैं? इट्स बेसिकली दी इलेक्ट्रॉनिक्स है. तो अगर हम जनरेशन के हिसाब से देखें तो जनरेट किधर से हो सकते हैं? मैक्सिममली इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ से जनरेट हो सकते हैं? तो वेरी सिंपल. ऑब्वियसली जब भी आपने इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करना है तो वही बात कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए. सोर्स किस तरह के हो सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से वो भी हम स्टडी कर सकते हैं. और सेकेंडली जब आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो फ्लो किस में से करवाने हैं? मटेरियल में से हो सकते हैं या फिर सर्किट में. जैसे कि अभी आपने एक सर्किट देखा जिसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन फ्लो करते थे और उसको फ्लो करवाने के लिए हमें वायर चाहिए और वायर किसी पर्टिकुलर मटेरियल की भी नहीं होनी चाहिए, फिर ही ये फ्लो हो सकते हैं. सिमिलरली कंट्रोल करना है इलेक्ट्रॉन्स को, तो इलेक्ट्रॉन किस तरह से कंट्रोल हो सकते हैं? इट विल डिपेंड अपॉन दी सर्किट कंपोनेंट्स.
तो किसी भी सर्किट में जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं, बैटरी और वायर और ये आपके पास रेजिस्टेंस कैपेसिटर, ये सारा कुछ ये सर्किट कंपोनेंट्स कहलाते हैं। तो कंट्रोल हम इनके जरिए से कर सकते हैं। तो उस वाले से देखा जाए तो आपके पास सोर्स, मटेरियल्स, सर्किट्स और इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दे आर लिंक्ड विद द जीएफसी, जनरेशन, फ्लो एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उस वाले से देखा जाए तो सोर्स क्या होगा? सोर्स आपके पास दो तरह के हो सकते हैं, करंट सोर्स हो सकता है और वोल्टेज सोर्स हो सकता है। तो इस वाले से अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में करंट सोर्स भी होगा और वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है। सेकेंडली मटेरियल भी आपके पास क्या है जी, दो तरह के हैं। अगर देखा जाए कंडक्टर हो सकते हैं, इंसुलेटर हो सकते हैं, सेमीकंडक्टर हो सकते हैं, गैसेज हो सकती हैं। ये सारे के सारे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए मटेरियल हो सकते हैं। जबकि सर्किट के हवाले से देखा जाए तो सर्किट दो तरह के होते हैं, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। तो उस हवाले से भी आपको ये पता होना चाहिए कि ओपन सर्किट क्या है और क्लोज सर्किट क्या है। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट देम आल्सो। सिमिलरली सर्किट कंपोनेंट्स के हवाले से बात करें तो यस, सर्किट कंपोनेंट्स भी हमारे पास क्या है, दो तरह के होते हैं। एक पैसिव है और दूसरे आपके पास क्या है जी, एक्टिव है। पैसिव सर्किट कंपोनेंट्स कौन से होते हैं और एक्टिव सर्किट कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, इंशाल्लाह वी विल टॉक देम लेटर कि ये किस तरह से काम करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे इस हवाले से भी। तो इलेक्ट्रिकल सोर्सेज के हवाले से बात की जाए तो व्हाट आर द इलेक्ट्रिकल सोर्सेज? तो द टाइप ऑफ द एक्टिव सर्किट एलिमेंट्स दैट आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, that are the most important to us, are those that supply the electrical energy to the circuit or network connected to them. These are called the electrical sources. There are two types of the electric source, being the voltage source and the current source. Being the voltage source and the current source, तो उस वाले से हमारे पास जो है वो दो तरह के इलेक्ट्रिकल सोर्सेज हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वोल्टेज सोर्स कौन से होंगे और करंट सोर्स कौन से होंगे। वोल्टेज सोर्स वो होगा, कॉमन सेंस ये कह रही है कि वोल्टेज सोर्स वो होगा जिससे आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, और जबकि करंट सोर्स वो होगा जिससे आपको क्या होगा, चार्जेस मिलते हैं। A voltage source is a device that generates an exact output voltage which is in theory does not change regardless of the load current. तो अगर देखा जाए तो वोल्टेज सोर्स को सिंबल किस तरह से होगा, जनरल सिंबल होता है आपके पास इस तरह से। आप एक सर्कल लगाए, एक साइड पे पॉजिटिव लिखते हैं, एक साइड पे नेगेटिव, तो दिस विल बी कॉल्ड एज अ वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स को आप बैटरी के रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में भी लगा सकते हैं। इसी तरह से ये बैटरी का सिंबल है, ये जनरल सिंबल है, और ये आपके पास क्या है जी, जनरेटर है। तो जनरेटर का सिंबल इस तरह से बनाया जा सकता है। अगर आप वोल्टेज सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ जाना चाहते हैं और स्टडी करें तो फिर पता चलता है कि वोल्टेज सोर्स वो होते हैं जो हमेशा एक कांस्टेंट वोल्टेज देते हैं, और उनमें से जो करंट होता है हमेशा आपके पास क्या होता है जी, वो उस हवाले से मैक्सिमम रहता है, सिमिलर रहता है, कांस्टेंट रहता है, करंट उसमें से हमेशा जीरो होगा। So these are called the voltage source. Current source क्या होता है? Current is an active circuit element. Current source is an active circuit element that is capable of supplying a constant current flowing into a circuit regardless of the voltage drop developed across the terminal. तो याद रखिएगा, करंट जिस तरह यहाँ पे हमने पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए था, तो यहाँ पे क्या होगा, एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है करंट सोर्स को। और अगर करंट जनरेटर है तो फिर इस तरह से हम उसको डबल सर्कल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और करंट सोर्स के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा क्या रहेगा, वो सेम रहेगा थ्रू आउट द करंट। और आपके पास जो करंट होगा वो कांस्टेंट वैल्यू देगा, जैसा कि यहाँ पे वोल्टेज जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू देता है और सेम रह रही है करंट की वैल्यू सारी वैल्यूज के लिए। तो इट इज कॉल्ड द डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज सोर्स एंड द करंट सोर्स। तो आप इस तरह से दो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के दरमियान डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल सोर्सेज के हवाले से अगर आप मजीद बात करें तो इलेक्ट्रिकल सोर्सेज जो है वो आपके पास बेशुमार तरह के हो सकते हैं। अगर देखा जाए तो सबसे पहला है जी, आइडियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स वो होगा जिसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो जीरो हो, और आपके पास जो उसका करंट है उसमें से जितना मर्जी करंट निकाल लिया जाए उसकी ओवरऑल वैल्यू पोटेंशियल क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए।
इस तरह की सिचुएशन को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड द आइडियल वोल्टेज सोर्स। जबकि प्रैक्टिकल सोर्स वोल्टेज सोर्स जो होता है उसके अंदर आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा स्मॉल या इंटरनल रेजिस्टेंस के तौर पे होगी, और जैसे जैसे आप उसमें से करंट ड्रॉ करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वैसे वैसे उसकी पोटेंशियल जो है अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो आइडियल में एक कांस्टेंट लाइन रहेगी, जबकि जो आपके पास करंट है, जैसे जैसे आप ड्रॉ करते जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज जो है वो टर्मिनल्स पे कम होता जा रहा है। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं ये प्रैक्टिकल सोर्स है। होएवर आपके पास वोल्टेज सोर्स जो है वो सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू नहीं देते बल्कि अल्टरनेटिंग वैल्यूज भी दे सकते हैं। तो उस हवाले से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास इसकी आउटपुट दिखाई गई है। तो वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है और ये करंट इसमें से ड्रॉ हो रहा है। तो उस हवाले से आपके पास जो है ये डीसी सोर्स कहलाता है। आप जानते हैं कि जिसके अंदर आपकी कोई पोलैरिटी चेंज ना हो तो इस तरह के सोर्स को हम डीसी सोर्स कहते हैं। जबकि आपके पास जो है अगर ये सोर्स अपनी पोलैरिटीज को चेंज करे तो हम इसको कहते हैं कि ये अल्टरनेटिंग सोर्स है। तो इट इज बेसिकली कॉल्ड दी अल्टरनेटिंग सोर्स और अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स। अगर ये वोल्टेज हैं तो ये वोल्टेज अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स कहलाएगा। अगर ये आपके पास क्या है जी करंट है तो इट विल बी कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग करंट सोर्स। और अगर ये आपके पास इसी तरह से करंट सोर्स है और वो कांस्टेंट होगा तो उसकी आउटपुट इस तरह से लिखी जाएगी। अगर वो अल्टरनेटिंग फॉर्म में होगा तो ऊपर वाले साइनोसाइडल सिग्नल की तरह बना सकते हैं। सो सिमिलरली जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है जनरेशन के बाद वो है जी मटेरियल्स। तो ज़ाहिर बात है आपने अगर करंट को फ्लो को कंट्रोल करना है तो सबसे बुनियादी बात जो होगी वो मटेरियल्स हैं जिनमें से करंट फ्लो करता है। तो हमेशा करंट जो है फ्लो करने के लिए खास तरह की प्रॉपर्टीज चाहिए जो मटेरियल में मौजूद हो। दे शुड बी द कंडक्टर्स और गुड कंडक्टर्स होने चाहिए। तो उस हवाले से आपके पास जो है अच्छे कंडक्टर जो है वो होंगे जिनकी जो कि मेटालिक होते हैं। तो उस हवाले से हमारे पास जो है मेटालिक कंडक्टर्स स्टडी किए जाते हैं और या मेटालिक मटेरियल्स किए जाते हैं। तो इस हवाले से हमारे पास जो है ज़्यादातर जो है आप देख सकते हैं कि वी हैव डिफरेंट कलर्स फॉर दी पीरियोडिक टेबल्स। जिस तरह यहाँ पे अल्कली मेटल्स हैं, अल्कलाइन अल्कली अर्थ है, मेटल्स हो गया, यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल्स हैं, सेमी मेटल्स हैं जिसे हम सेमीकंडक्टर्स भी कहते हैं, नॉन मेटल्स हैं। तो एक्टिनाइड्स हैं, लैंथेनाइड्स हैं, सुपर मेटल्स हैं, नोबल गैसेस हैं, ये सारी की सारी जो है वो डिफरेंट मटेरियल्स हैं। हमने चूज करना है कि जिसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सके। तो उस वाले से हमारे पास कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स आर द गुड वन विच फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम इनको चूज करते हैं। सिमिलरली जो अगला हिस्सा है जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करता है दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे भी द कंपोनेंट्स वो हिस्से विच कॉन्स्टिट्यूट द सर्किट जो कि सर्किट को बनाते हैं एंड कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो ये ऐसे कंपोनेंट्स होंगे जो कि सर्किट को बनाएंगे भी और करंट को फ्लो करने में कंट्रोल भी करने में मदद देंगे। इस तरह के एलिमेंट्स का या कंपोनेंट्स को हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कहते हैं। So इसकी कितनी टाइप्स हैं? There are two types of them. There are two types. First is the active electronic component and second is the passive electronic component. यहाँ पे हमारे पास जो है those device और component which require external source to their operation is called active components. Active components वो होंगे जो कि आप ट्यून कर सकते हैं जिनको फॉर एग्जांपल जिस तरह से आपने सर्किट में किसी कंपोनेंट को लगाया है तो उस कंपोनेंट को उतारे बगैर आप उसको अगर ट्यून कर सकते हैं और वो करंट को कंट्रोल कर सकता है विद डिफरेंट स्टेजेस के साथ या डिफरेंट ऑप्शन के साथ, तो इस तरह के कंपोनेंट को हम इलेक्ट्रॉनिक एक्टिव कंपोनेंट कहते हैं। जबकि पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वो होते हैं दूसरे डिवाइसेस और कंपोनेंट व्हिच डू नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल सोर्स तो देयर ऑपरेशन इज कॉल्ड पैसिव कंपोनेंट। तो उस हवाले से देखा जाए तो हमारे पास जो है पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वो होंगे जिनके लिए किसी किस्म का कोई एक्सटर्नल सोर्स वगैरह और वो सारी चीज़ें हमें रिक्वायर नहीं होती। ये सारी की सारी जो है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पैसिव कंपोनेंट्स में लाते हैं।
तो उस वाले से हमारे पास जो है यहाँ पे दो मेन कैटेगरीज हैं कंपोनेंट्स की, जो कि एक्टिव और पैसिव में की जा सकती है। So here is some representation between the active and passive. तो आप देख सकते हैं ये जो है पहली लाइन है ये एक्टिव कंपोनेंट्स की है, जबकि ये दूसरा कॉलम जो है एक्चुअली दिस इज फॉर द पैसिव कंपोनेंट्स। तो एक्टिव कंपोनेंट्स के लिहाज से देखें तो डायोड, ट्रांजिस्टर और एससीआर, ये सारे के सारे जो है एक्टिव कंपोनेंट्स कहलाते हैं। इनको चलाने के लिए हमें एक्सटर्नल सोर्स देना पड़ेगा, जबकि रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर वगैरह को ये कहलाते हैं जी पैसिव कंपोनेंट्स। और ये एक दफ़ा सर्किट में लग जाए तो इनका बिहेवियर सेम रहेगा, चेंज नहीं हो सकता, ये एक जैसा ही कंट्रोल करेंगे। जबकि डायोड, ट्रांजिस्टर और एससीआर के अंदर जब हम इनको सर्किट में लगाएंगे तो इनके ऑपरेटिंग वोल्टेज कंट्रोल करके हम फर्दर इनकी प्रॉपर्टीज को ट्यून कर सकते हैं, जो कि ये एबिलिटी नहीं है इनके, रेजिस्टर में भी नहीं है, इंडक्टर में भी नहीं है और कैपेसिटर में भी नहीं है। So that is why we prefer the active components as compared to the passive components. However, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमें पैसिव कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हम वहाँ पे पैसिव कंपोनेंट्स को भी यूज़ करते हैं। So similarly, you can say that कि एक्टिव और पैसिव में फ़र्क क्या है? The active and the passive components are differentiated on the various factors like nature of the source, its function, power gain, controlling the flow of current. Various example of the electron, the component nature of energy and requirement of the external resistance. So the difference between active and the passive component can is given in the tabulated form as you can see here. The nature of the source, आपके पास यहाँ पे एक्टिव कंपोनेंट्स और पैसिव कंपोनेंट्स का मेजर डिफरेंस करके बताया गया है। तो सबसे पहली बात होगी कि किस नेचर का ऑफ सोर्स का है। एक्टिव कंपोनेंट डिलीवर्ड पावर और एनर्जी टू द सर्किट। याद रखिएगा, एक्टिव कंपोनेंट्स वो हैं जो खुद से एनर्जी सिस्टम को देते हैं, जबकि पैसिव कंपोनेंट्स वो हैं जो सिस्टम की एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं और उनकी पावर और एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। इनकी एग्जांपल्स डायोड एक्टिव कंपोनेंट्स में डायोड, ट्रांजिस्टर, एससीआर इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, जबकि जो पैसिव कंपोनेंट्स हैं इनमें रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर ये सारा कुछ शामिल है। फंक्शन ऑफ द कंपोनेंट, ये कैसे फंक्शन रखते हैं? एक्टिव कंपोनेंट्स जो हैं द डिवाइसेस व्हिच प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज और करंट। तो ये ऐसे हैं जो कि फंक्शन इनका डिवाइसेस व्हिच इन प्रोड्यूस एनर्जी इन द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ करंट और वोल्टेज है, जबकि डिवाइसेस व्हिच स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज और करंट, जैसा कि इंडक्टर और कैपेसिटर है। इन द सेम वे पावर गेन क्या है? दे आर कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग द पावर गेन, ये सिस्टम के अंदर पावर देते हैं, तो इसलिए ये गेन प्रोड्यूस करवाते हैं। दे आर इनकैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग द पावर गेन। सिमिलरली फ्लो ऑफ करंट, एक्टिव कंपोनेंट्स कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट, द पैसिव कंपोनेंट कैन नॉट कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट। So the requirement of external sources, they require an external source for the operation. They do not require any external source for the operation. And the last one, the nature of energy. So active components are energy donor, जबकि जो पैसिव कंपोनेंट्स हैं दे आर एनर्जी एक्सेप्टर। ये सिस्टम की एनर्जी को यूज करते हैं, जबकि एक्टिव कंपोनेंट सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। So ये these are the main differences between the active components and passive components. तो परेशान ना होइएगा, so we will limit it to the basic one. तो उस हवाले से हम जो है इन सारी बातों को मुख्तसर अपने लिए रखेंगे। Current need of the society. Why we are interested to have such electronic studies, जैसा कि we have discussed about in last lecture. So the first वाई व्हाट इज द नीड ऑफ द सोसाइटी? फास्ट होनी चाहिए चीज़ें, कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, चीप होनी चाहिए। जब भी किसी भी हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को देखते हैं तो उसके अंदर हमारे तीन जो पहलू हैं वो देखते हैं। ये कितनी अच्छी डिवाइस है, मीन टू से जितनी क्विक है काम इसका, ये कितनी कॉम्पैक्ट है, कितनी चीप है। दीज आर द प्रेजेंट डिमांड ऑफ द सोसाइटी एंड इंडस्ट्री। सो इन द प्रीवियस वी हैव अ लॉट ऑफ हैवी मशीन्स एंड वेरी लार्ज साइज्ड एरिया मशीन्स होती थी, जिस तरह कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। बड़े बड़े सीपीयू होते थे, बड़े बड़े मॉनिटर होते थे, और उनको आज की टेक्नोलॉजी हम क्या कर रही हैं, दैट इज़ द 20th सेंचुरी, ये 20वीं सदी की बात है। बट नाउ वी आर लिविंग इन द 21st century, एंड इन द 21st century we have the devices
which are capable to have such flexible devices. So this transition between such a huge transition between such devices, which is a very large area cover devices जो हैं उनको इतनी बड़ी जगह घेरने वाली devices को सिर्फ और सिर्फ आप सिर्फ एक पैनल पे ले आए हैं, तो उसका बुनियादी मकसद आपके पास क्या है? दैट इज द टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन। और ये टेक्नोलॉजी कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है, एज यू कैन सी है कि हमने जो है एक मेन कंप्यूटर से डेवलप होते होते लैपटॉप, फिर हमारा पर्सनल फ़ोन, फिर आपके पास एंड्रॉयड वॉचेस हैं, देन यू कैन जस्ट असिस्ट योर सिस्टम और आप उससे ये सारे काम करवा सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी जो है एक्चुअली ट्रांसफॉर्म की गई है फ्रॉम वैक्यूम टू सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी। सो दैट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ द स्टोरी कि आपके पास यहाँ पे जो बुनियादी तौर पे काम हो रहा है वो वैक्यूम टेक्नोलॉजी के साथ एसोसिएटेड है। तो यू कैन सी है कि 1907 से वैक्यूम टेक्नोलॉजी थी, इसलिए आपके जो मीटर थे वो बड़े बड़े होते थे, इनके अंदर वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल की जाती थी। बट नाउ डेज वी आर वर्किंग ऑन दी आईसीज है, तो इसके अंदर सिर्फ छोटे छोटे आईसीज काम कर रहे हैं और ये आईसीज 1963 के अंदर डेवलप कर लिए गए थे। तो उनको एडवांस करते करते हम जो है इस काबिल हो चुके हुए हैं कि आप जस्ट इनको यूज़ करें, तो बड़ी बड़ी ट्यूब्स को यूज़ करने की बजाय यू पुट अ सिंपल स्मॉल आईसी और उससे आप वो सारे काम कर सकते हैं जो 1000 या मैनी नंबर ऑफ ट्यूब्स करती थी, वो सिर्फ एक आईसी ये सारा कुछ कंट्रोल करता है। So due to this technology transformation, the study of electronics and the devices is very important. So that is why we are interested to have a look on these portion of the electronics. So in this lecture, we have learned about the basics of electronics, such as basic parts of electronics, technology, transformation, and the current and need of the world. तो आज के लेक्चर के अंदर हमने इन बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स के बुनियादी कंपोनेंट्स किस तरह के हैं, उनकी मेजर काम क्या है इलेक्ट्रॉनिक के, जीएफसी इलेक्ट्रॉनिक्स में करंट को जनरेट किया जाता है फॉर एग्जांपल, और फिर उसको फ्लो करवाया जाता है और सी से कंट्रोल किया जाता है। तो आप याद रखने के लिए ये 3 सिंबल्स याद रख सकते हैं। जीएफसी इलेक्ट्रॉनिक्स इज द स्टडी ऑफ जीएफसी। जी स्टैंड फॉर द generation, F stand for the flow, and the C stand for the control of the electrons. तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। जूम मीटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब कमेंट सेक्शन के जरिए से आप सवाल पूछ सकते हैं। अपना सब लोग ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।